तो बेटा जैसे कि पता है कि आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम लोगों को अपने प्रीवियस क्लास की टॉपिक के आगे बढ़ना है। और अगर मैं क्विक रिमाइंड कर दूं तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था। सर पिछला क्लास में हमने लिबरलाइजेशन, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर में अलग अलग सेक्टर्स में कैसे रिफॉर्म्स लाए गए उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और जिसमें कि हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिफॉर्म के बारे में पढ़ लिया। हाँ, लिबरलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास दूसरे सेक्टरों पे डिस्कशन होगी, वही लिबरलाइजेशन की वजह से जो जो बदलाव हुआ और उसके बाद का जो सेकंड बदलाव की बात में आज हम लोग करने वाले हैं सर, तो उसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या है सर? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इसका मतलब सर मनी रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, मनी से डील करने वाले, फाइनेंस से डील करने वाले सेक्टर्स पे बात करेंगे। और सर इसमें तो खासकर दो ही चीजों की ज्यादातर डिस्कशन होती है, वो है सर एक आपका सेंट्रल बैंक और एक होता है सर आपके कमर्शियल एंड अदर बैंक। तो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंट्री में मॉनिटरी रेगुलेट या मॉनिटरी रेगुलेट करने में क्या करते हैं, पैसे को इकोनॉमी में रेगुलेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म ये हुआ बेटा कि 1991 से पहले हमारे पास में आरबीआई तो था ही। कौन बता सकता है सर आरबीआई की जो एक्ट है वो कौन सी है? हम ऑलरेडी पढ़ के आए मैक्रो इकोनॉमिक्स। आरबीआई कौन सी एक्ट में बनी थी? 1934। तो 1934 में आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी। इसका मतलब हमारे देश में आजादी से पहले आरबीआई नाम का एक बैंक था। इसका मतलब ये कि 1950 के बाद भी आरबीआई रोल रहा होगा। तो जब आरबीआई 1950 से 1990 के बीच में आरबीआई का काम था, वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था कि आरबीआई से पूछे बगैर कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से कोई भी चीज नहीं कर सकते थे। मतलब प्रायर अप्रूवल, प्रायर परमिशन हर काम के लिए चाहिए होता था बैंकों को। किससे? आरबीआई से। तो अल्टीमेटली आरबीआई का जो एक तो जो मतलब रोल बना दिया गया था वो इस प्रकार से बना दिया गया था कि आरबीआई वाज द मेन कंट्रोलर। अल्टीमेटली क्या था सर? आरबीआई वाज द मेन कंट्रोलर एंड विदाउट द अप्रूवल और प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई नॉट ए सिंगल बैंक कैन ऑपरेट इन द इकोनॉमी। वैसे देखा जाए तो आज भी आरबीआई का रोल है, मतलब विदाउट अप्रूवल आरबीआई के बैंक, बट वो रोल जो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था उसको थोड़ा कम कर दिया गया है अभी 1991 के बाद। पहली बात तो ये सर कि जैसे कि आप जानते हैं सर हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है इसको सर कौन मतलब रेगुलेट करता है या कौन उसको कंट्रोल करता है, सर इसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में ही या अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा करके आए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। और हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि हम डिस्कशन कर चुके हैं। और हमारे कंट्री के लिए सेंट्रल बैंक कौन सा है सर? आरबीआई। तो अब ये जरूरी है जानना कि आरबीआई की पॉलिसी में या कंट्री के अदर जो मॉनिटरी रिलेटेड बिजनेसेस चल रहे हैं इनके मतलब ऊपर में क्या बदलाव किया गया। तो सबसे पहला चीज जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सर, आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया गया। रोल मतलब सर 1950 से 1990 के बीच में आरबीआई को बहुत ही ज्यादा पावर दे दिया गया था। पावर अभी भी है लेकिन वो पावर किस बेसिस पे थी सर? स्ट्रिक्टनेस, मोनोपोली पावर। यानी अल्टीमेटली आरबीआई जो बोलेगा आंख मूंछ करके सभी बैंकों को करना पड़ेगा। इवन आरबीआई इतना तक बताता था तुम अपने बैंक में दूसरों को लोन जो दे रहे हो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोगे। मतलब इतना हद तक आरबीआई को कंट्रोल दे दिया गया था। भैया बिजनेस तुम चला रहे हो, बैंक तुम्हारा है, तो भैया इंटरेस्ट रेट भी तो तुम्हें अपने से डिसाइड करने की आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता था सर। इंटरेस्ट रेट ये भी आरबीआई डिसाइड करेगा और वो आरबीआई के बेसिस पे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस था। जो कि 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आई तो हमको थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई को कम करना पड़ा, थोड़ी सी रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस को कम करनी पड़ी। और हमने
आरबीआई के रोल को जो रेगुलेटर था उससे चेंज करके क्या कर दिया सर, फैसिलिटेटर। देखो जमीन आसमान का फर्क है। रेगुलेटर का मतलब होता है सर बॉस, जो बोलेगा एनी हाउ करना है, मतलब ऑटोक्रेटिक रूल है, ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटी हो गया, मतलब जो बोल रहा है आंख मूंद करके आपको करना है। अब फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है सर, इट्स जस्ट लाइक योर हेल्पर। अब यहाँ पर फैसिलिटेटर कौन बन गया सर, अब आपका बॉस नहीं है बल्कि आपका क्या बन गया सर, हेल्पर बन गया। मतलब जरूरत पड़ने पर ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको हेल्प करेगा। देखो रोल में कितना बदलाव कर दिया गया। 1991 से पहले आरबीआई का रोल था सर रेगुलेटर के हिसाब से, और 1991 के बाद उसी रोल को चेंज कर दिया गया किस बेसिस पे सर, फैसिलिटेटर के बेसिस पे। अब जितने भी बैंक हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कुछ कोर एक्टिविटीज को छोड़ करके, कोर मतलब जो एनी हाउ इंपॉर्टेंट है, उस एक्टिविटी को छोड़ करके बाकी अदर एक्टिविटीज में आपको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखो नीचे लिखा है, फाइनेंशियल सेक्टर was allowed to take decision on many matters without consulting the RBI, जो कि पहले 1991 से पहले करना पड़ता था। हर मैटर के लिए आपको आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ता था, लेकिन अब 1991 के बाद आपको सिर्फ कुछ कोर एक्टिविटीज को छोड़ देने के बाद बाकी चीजों पे और आपको आरबीआई से प्रायर परमिशन या कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बोलेंगे सर इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में कौन डिसाइड करता है। सर इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करता है आज के टाइम में, कि लोन जो दे रहा है बैंक अपने हिसाब से वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा। बट आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई उसको दो चीजें बता देती है। आरबीआई बोल देता है सर मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। वो उसको दो बैरियर मतलब दो डेडलाइन, दो मिनिमम और मैक्सिमम का दो डेडलाइन दे देता है। अब इस बीच में बैंक अपने हिसाब से कोई भी इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हैं। मिनिमम फ्लोरिंग रेट, मैक्सिमम सीलिंग रेट ये ऑलरेडी सेट कर देता है बैंक। आरबीआई जो है बैंकों के लिए सेट कर देता है, बोलता है भैया ये तुम्हारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ये तुम्हारा मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। इस बीच में तुम कुछ भी रखो तुम्हारे हिसाब से। जैसा मान लीजिए अगर आरबीआई ने बोल रखा है सर मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 5% का होना चाहिए और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है आप 20% तक चार्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा बोल दिया है मतलब अब बैंक के हाथ में पूरी आजादी है कि 5% से 20% के बीच में कोई भी इंटरेस्ट रेट अपनी सुविधा के हिसाब से वो चार्ज कर सकता है। इसमें और आरबीआई को और पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? आरबीआई का जो रोल है उसको हम लोग ने रेगुलेटर से चेंज करके क्या बना दिया सर, फैसिलिटेटर बना दिया। क्लियर है? ये पहला रिफॉर्म हुआ सर लिबरलाइजेशन के वजह से। दूसरा सर आज के समय में हम डिफरेंट प्राइवेट बैंक देखते हैं। प्राइवेट बैंक मतलब जानते हैं सर जिसका मालिक प्राइवेट सेक्टर होगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की भी ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग यही 1991 के बाद हुई थी। इससे पहले बैंक जो थे प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउड नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या है सर प्राइवेट सेक्टर बैंक भी जो है सर अलाउड है काम करने के लिए। ये कब से चालू हुआ सर? 1991 के बाद। तो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक जैसे कि आप जानते हैं आईसीआईसीआई हो गया, इवन फॉरेन बैंक्स आल्सो लाइक एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये एचएसबीसी बैंक है। और एचएसबीसी बैंक के साथ काफी इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल चीज जुड़ी हुई है कि जो हमारे देश में सबसे पहले एटीएम बैंक, एटीएम की जो सुविधा थी वो किसने प्रोवाइड की थी? अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा एचएसबीसी बैंक ने सबसे पहली बार इंडिया में एटीएम सेवा की स्थापना की थी। उसके बाद सभी बाकी जो बैंक थे उन्होंने एटीएम की इनिशिएशन की। तो अल्टीमेटली क्या बोला मैं सर, एचएसबीसी बैंक ये एक प्रकार का फॉरेन बैंक है सर, फॉरेन बैंक है जिसकी एक ब्रांच हमारे इंडिया में भी मौजूद है। तो इस प्रकार से आज के टाइम में हम जितने भी बैंक देख रहे हैं प्राइवेट बैंक, सर क्या क्या प्राइवेट बैंक है सर? एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक होगा, ठीक है, इंडोसिस बैंक एक है, इसके अलावा आपका ठीक है, इसके अलावा सर और भी कई सारे हैं सर, आईसीआईसीआई भी है। इस प्रकार से सर बहुत सारे बैंक हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर चलते हैं। इवन अच्छा एक और एक बैंक भी है सर, कोटक महिंद्रा। सर ऐसे काफी सारे बैंक आज के समय में चल रहे हैं जिनकी शुरुआत, बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक की शुरुआत जो है सर कहाँ से हुई थी सर?
सर ये हुई थी हमारी 1991 के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था कि प्राइवेट बैंक को भी अलाउ किया गया कि मार्केट में वो ऑपरेट कर पाए। अच्छा, प्राइवेट बैंक को मार्केट में ऑपरेट करने देने का मकसद क्या था? सर देखो, ज्यादा लोग अगर बैंक नाम से हमारे कंट्री में आएंगे या ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, बैंक रोल का बिजनेस करेंगे, तो सर ज्यादा लोग लोन ऑफर करेंगे, और अगर ज्यादा लोग लोन ऑफर करेंगे तो कंपटीशन के मुकाबले में लोगों को लोन जो है कम इंटरेस्ट रेट में मिलना चालू हो जाएगा। और वही मेन रीजन था कि कंज्यूमर की बेनिफिटेड हो जाती थी। किस बेसिस पे? कंज्यूमर गेट बेनिफिटेड, they are getting the लोन एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जा रहा था। ये क्या चीज का है सर? ये प्राइवेट बैंक की ओरिजिन की बात की जा रही है। आपको पॉइंट याद रखना है सर, प्राइवेट बैंक जो है वो 1991 के बाद ही शुरुआत हुई। इसके अलावा सर, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? यस, अच्छा, एक कंसेप्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी को पता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफडीआई। किसी ने ये टर्म का नाम सुना है पहले कहीं? एफडीआई ये टर्म सुना है कहीं? एनीबॉडी? किसी ने सुना है कहीं पर? कोई भी नहीं सुना है? एफडीआई ये टर्म का मतलब किसी ने सुना है कहीं पर? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है सर, हमारे कंट्री में कोई बिजनेस चल रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से आएगा। फॉरेन कंट्री से आएगा मतलब फॉरेन का कोई इन्वेस्टर अगर हमारे देश में चलने वाला कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार से हम अगर अपने कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में चलने वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या तो इनफ्लो में हो सकता है या तो आउटफ्लो में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सर हम लोग इनफ्लो की ही बात करते हैं। यानी बाहर के इन्वेस्टर्स अगर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे कोई भी बिजनेसेस में तो उसको बोलते हैं सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है बेटा, बैंकों के लिए भी लिमिट बना के रखी गई थी जो कि 51% लिमिट थी, कि मतलब टोटल अगर एक बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा लगता है उसका 51% तक बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। एक्चुअल में जब शुरुआत हुआ था सर एफडीआई की तो इसमें लिमिट जो दी गई थी बेटा वो 49% थी। ध्यान से सुनिएगा, 49% की लिमिट थी जो कि लेटर ऑन कर दिया गया 51%। और आपको आज का करंट समय बता रहा हूँ, करंट ये जब बुक बनाया गया था तब 51% था, लेकिन आज का जो करंट बैंकों में अलाउड है सर वो क्या है सर? 74%। यानी आप अगर एक बैंक ओपन कर रहे हो तो उस बैंक में 74% तक का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से आप लगवा सकते हो। फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को बोल सकते हो आपके बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट और पैसा सेविंग रखना बेटा दो अलग अलग चीजें हैं। ये मत सोचो कि सर पैसा सेविंग करने की बात कर रहे हैं, नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब एज ए ओनर पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब एज ए ओनर, बैंक की मालिक जो होंगे वो ओनर होंगे, और जो बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान पैसा लगाते हैं उनको अपन बोलते हैं सर इन्वेस्टर। तो सर इन्वेस्टर जो है वो या तो इंडिया से हो सकता है या तो फॉरेन कंट्री से हो सकता है, लेकिन सरकार ने लिमिट बना दिया कि सर अगर आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ला रहे हो तो मैक्सिमम 74% तक आप इन्वेस्टमेंट अपने बैंक का कहां से ला सकते हो सर? फॉरेन कंट्री से ला सकते हो। तो ये एक एफडीआई की लिमिट को बढ़ा दी गई है। आप इन्वेस्टमेंट गेट को मतलब पाने की ऑप्शंस को भी आपको यहाँ पर क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ 49% था। अच्छा सर इसके पीछे रीजन क्या था सर? 49% बाहर वालों से क्यों अलाउड था? सर आप जानते हैं अगर एक बिजनेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसी का हो जाता है तो एक्चुअल ओनर वो बन जाता है, एक्चुअल कंट्रोलर वो बन जाता है। तो सर अगर एक बिजनेस में किसी का 51% शेयर हो गया, ध्यान से सुनना, 51% अगर शेयर हो गया किसी का, इसका मतलब अल्टीमेट मालिक तो वो हो गया। लेकिन हम क्या चाहते थे सर? हमारे देश में कोई बिजनेस चल रहा है तो उसका मालिक इंडियन हो। इसीलिए हमने 49% की स्टार्टिंग में लिमिट रखी थी कि भैया मैक्सिमम बाहर वालों से पैसा 49% ही लाएंगे, ताकि 51% तो भैया अपना रहे, ताकि बाहर वालों का पैसा लगने के बावजूद भी एक्चुअल ओनरशिप या एक्चुअल कंट्रोलर हमारे हाथ में रहे। लेकिन जब लेटर ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो सर उसकी लिमिट को 51% कर दिया गया।
51% का मतलब ये हुआ कि सर अब 51% तक पैसा आप चाहो तो लगवा सकते हो, यानी अल्टीमेट ओनरशिप एंड कंट्रोल आप चाहो तो बाहर वालों को भी दे सकते हो। और अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक नया कंसेप्ट लाया गया सर, क्या कि मेक इन इंडिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मेक इन इंडिया, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेक इन इंडिया कंसेप्ट में सर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि भैया फॉरेन वालों को बोला कि भैया आओ और इंडिया में इन्वेस्ट करो, हम आपको पूरी आजादी देंगे। और उसके तहत आज जो है बैंकों में फॉरेन सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिमिट को बढ़ा करके कितनी कर दी गई है सर, ये कर दी गई है आपका 74%, यानी आपके बैंकों में आप फॉरेन कंट्री से 74% तक का इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? ये वाली चीजें समझ में आई या नहीं? यस सर। कंफर्म? सर बुक में 49% से 51% तक रेज किया गया, इसकी बात बोली गई है, लेकिन अभी करेंटली 74% चल रहा है। ये बात भी आप लोग अपने साइड में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर, एक्सपांशन प्रोसेस हमारे लिए आसान हो गया सर। बैंकों के अगर नए ब्रांच अगर आपको सेटअप करनी है, जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं कि सर आरबीआई के रोल को अब हम लोगों ने क्या बना दिया सर, फैसिलिटेटर बना दिया है। तो अगर आप कोई भी बैंक अपना नया ब्रांच सेटअप करना चाहता है तो उसको पूरी आजादी थी कि सिर्फ छोटे मोटे, जैसा मैंने बोला, कोर एक्टिविटीज को छोड़ देने के बाद, कोर मतलब जो एनी हाउ लीगल चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ देने के बाद बाकी अदर चीजों में आपको आरबीआई से अप्रूवल या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन अगर वो जो कि आरबीआई के द्वारा दिया गया अगर फुलफिल कर रहा है तो फिर भैया उसके बाद और आरबीआई से सेपरेट अप्रूवल और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी ब्रांच या बैंक का अपना अलग यूनिट सेटअप करने के। तो कुल मिलाकर के 4 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में लाए गए। सबसे पहला क्या किया गया सर, आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया गया, जो कि रेगुलेटर था उसको फैसिलिटेटर कर दिया गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा सर, प्राइवेट बैंक की जो स्टार्टिंग हुई, प्राइवेट बैंक जो हमारे कंट्री में चल रहा है सर, इसकी भी ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग, ये भी कब हुई थी सर, ये भी 1991 के बाद हुई थी। तीसरा सर, इन्वेस्टमेंट जो कि बैंकों में चाहिए सर, वो इन्वेस्टमेंट का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को क्या बना दिया गया है सर, बढ़ा करके सर 51% कर दिया गया अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन अब उसका कर दिया गया कितना, करंटली मार्केट में 74% कर दिया गया। इसके अलावा सर और क्या है सर, सर एक्सपांशन, बैंक अगर अपना ब्रांच सेटअप करना चाहता है किसी दूसरा जगह पर तो कुछ सर्टेन कंडीशंस को छोड़ देने के बाद बाकी चीजों में आरबीआई से और अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक, अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये चारों पॉइंट आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट रिफॉर्म के बारे में। सर नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था सर, सर नेक्स्ट रिफॉर्म था सर टैक्स में। 1991 के बाद टैक्सों में भी बदलाव किए गए, टैक्स की पॉलिसी में भी बदलाव की गई, क्योंकि भैया लिबरलाइजेशन कर रहे हैं मतलब हम हर प्रकार के रेस्ट्रिक्शन में लिबरलाइज करेंगे, मतलब जिससे कि चीजें थोड़ा ज्यादा आसान बन जाए लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात सर, हमने 2 प्रकार की टैक्स होती है, हम पहले भी जानते हैं। आप जानते हैं हमारे टैक्सेशन सिस्टम हमारे इंडिया में कितना है सर, इंडिया में जो टैक्स चलता है सर वो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, और इसका डिवीजन सर मैं जब प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ। दूसरा को बोलते हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों के बीच में फर्क क्या है मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने टाइम में पढ़ा चुका हूँ, है ना। सर डायरेक्ट टैक्स वो है जहां पर की टैक्स डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट, जिसके सर पे कर्जा है वो बंदा खुद अपना टैक्स को गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि कैसा है सर, सर इनडायरेक्ट टैक्स में द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स पेड टू प्रोड्यूसर एंड देन प्रोड्यूसर पे द सेम टैक्स टू दी गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि जो पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, कंज्यूमर जो टैक्स पे कर रहा है, दैट टैक्स इज चैनलाइज्ड थ्रू और रूटेड थ्रू दी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के थ्रू रूट होकर के अल्टीमेटली कहां पहुंचता है सर, गवर्नमेंट के पास ही पहुंचता है। तो उसको अपन इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता। एनीवे अच्छा बेटा आपको एक बात याद रखनी है सर, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स नाम का कंसेप्ट है जिसको आज हम लोग अपने भाषा में जानते हैं सर किस नाम से, जिसका नाम को 2017 में चेंज करके क्या कर दिया गया सर,
क्या कर दिया गया सर, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया सर, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया गया। इसके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस में जीएसटी पढ़ना है हमको, तो इसके लिए अलग मैं डिस्कशन करूंगा, यहाँ पर अभी फिलहाल लेकर के नहीं आ रहा हूँ। सर टैक्स की रिफॉर्म में एक चीज सबसे बड़ी बात जो आपको सीखनी चाहिए सर, जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इसकी भी शुरुआत बेटा 1991 के बाद ही हुई थी। मतलब हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स नाम का जो कंसेप्ट था सर, ये भी हमारे जो कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है ये 1994 से शुरू हुआ था। 1994 से इनडायरेक्ट टैक्स की शुरुआत हुई यहाँ पर। 1994 फाइनेंस एक्ट बजट बनाया गया सर 1994 में, और वहां से सर इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक लिस्ट बनाई गई सर कि कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे चार्ज होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सर दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिनकी एग्जांपल आपको याद रखनी है सर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स वो है जो आम आदमी को टैक्स पे करना पड़ता है अपने इनकम पे, और कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कि कंपनी को अपने कमाए गए प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। दोनों ही हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं कि सर ये किस पे पे की जाती है सर, ये ऐसे टैक्सेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज की जाती है। जो आप रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उस रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज में जो टैक्स आप पे करते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट के प्राइस में जुड़ा हुआ होता है, उस टैक्स को अपन क्या बोलते हैं सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं सर? ये जो टैक्सेस में क्या बदलाव किए गए ये समझ लेते हैं सर। सबसे पहली बात, रिफॉर्म्स में ये किया गया कि टैक्स में कुछ रिडक्शन किए गए। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं सर, टैक्स में क्या रिफॉर्म्स किया गया सर, टैक्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, जो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर। इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे नए बदलाव आए जो कि 1994 से लागू हुआ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और टैक्स पेयर के लिए सर टैक्स पे करना थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया, और उसको अपन बोलते हैं सर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। यानी अब आप घर बैठे टैक्स पे कर सकते हैं, आपको टैक्स पे करने के लिए टैक्स अथॉरिटी तक जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। घर बैठे आप अपने ऑनलाइन पोर्टल में आप अपने टैक्स का अमाउंट पे कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है आप घर बैठे कर सकते हैं। सो नाउ थिंग्स हैज बिकम मोर सिंपलर देन द प्रीवियस सिचुएशन। और जैसे कि आपको पता है सर कि ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन में काफी बार आता है कि सर ये जो जीएसटी है हमारे कंट्री में कब लागू हुआ था, तो सर 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। क्योंकि 1991 के पॉलिसी के बाद से हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ ही यहाँ पर बता दे रहा है कि सर 1 जुलाई 2017 में सर ये जीएसटी हमारे देश में लागू हो गया था। और सर ये पार्लियामेंट में पास कब हुआ था ये भी याद रख लीजिए, 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में ये पास हो गया कि इस नाम का एक कानून बनेगा, और वो कानून लागू कब हुआ सर, 1 जुलाई 2017 में। इसका मेन जो 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 मतलब क्या बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं ना, स्लोगन ये बेटा मैं बता जा रहा हूँ, ऐसे याद रखिए, 1 नेशन 1 टैक्स, सब जगह पे 1 कॉमन, इसलिए 1 बड़ा लिख दिया, और 1 मार्केट। बेटा ये स्लोगन है, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, फिर भी यहाँ पर बता जा रहा हूँ। जीएसटी का ये स्लोगन है। अल्टीमेटली जीएसटी जो बनाया गया है बेटा, जीएसटी को इन 3 चीजों के बेसिस पे बनाया गया। क्या बोला मैं सर, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फॉरेन सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ। ठीक है सर, फॉरेन सेक्टर की भी रिफॉर्म देख लेते हैं सर, अच्छी बात है। हाँ, अच्छा ये वाला टर्म मेरे को जो समझा देगा मैं मान जाऊंगा कि मेरा पढ़ाई जो है सफल होगी। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, कौन बोल सकता है? पढ़ा के आया हूँ, फॉरेन सेक्टर हम लोग पढ़ के हैं। मैं हाँ यस So it refers to the reduction in the value of हाँ ओके, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ domestic डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। बाय whom? Yes. by government. बाय गवर्नमेंट। दैट इज Government. इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मार्केट के बेसिस पे चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट Depreciation. डेप्रिसिएशन। Depreciation. एक्सीलेंट। तो
तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंडियन करेंसी की डिवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारा कंट्री जानबूझ करके डिवेल्युएट किया काफी बार। जब सर देश आजाद हुआ था तो आपको याद है सर 1947 में $1 का वैल्यू कितना था पता है? 1 रुपया था। $1 का वैल्यू 1 रुपया था। मतलब सोचो हमारे कंट्री का करेंसी का वैल्यू कितना ज्यादा था। 1947 की बात कर रहा हूं मैं, 1947 में। लेकिन सर 1947 के बाद कई बार हमारे देश जानबूझ करके डिवेल्युएट किया अपने कंट्री की करेंसी को। और खासकर सर जब वॉर हुआ 1974 में, एक वॉर हुआ था सर जिसमें बांग्लादेश की आजादी के लिए इंडिया ने हेल्प किया था। उसके बाद भी हुआ सर, जब मतलब जानबूझ करके कंट्री की करेंसी की डिवेल्युएट किया गया ताकि ज्यादा इनफ्लो हो। हम ये बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर, डिवेल्युएशन काफी बार हमारे देश में किया गया है। और यहाँ पर भी सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स में भी 1991 में भी क्या किया गया सर डिवेल्युएशन किया गया हमारे इंडियन करेंसी को। और डिवेल्युएशन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ गया? इसका पीछे मेन रीजन क्या था सर? इसके पीछे मेन रीजन था कि हम लोग अपने कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो को बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे सर, और अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे सर हमारा कंट्री का फॉरेन करेंसी जो है वो बढ़ेगा, वैल्यूज हमारे कंट्री में बढ़ेंगे। एंड दूसरी बात क्या है सर, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। बेटा आपको पता है हमारे कंट्री में कौन सा एक्सचेंज रेट चलता है? जल्दी से बताइए। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा कंट्री फॉलो करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो कौन सा रेट फॉलो करता है हमारा देश इंडिया? 3 प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग पढ़े थे सर, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड, फ्लोटिंग। और मैंने खास तौर पर बताया था कि हमारे इंडिया में कौन सा चलता है। इंडिया में 3 नंबर वाला चलता है बेटा, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अच्छा, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अबव 2 मेथड। अबव 2 मेथड मतलब सर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है, जिसको अपन बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो अल्टीमेटली कंट्री में पहले मार्केट डिटरमाइन करेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, और अगर वो एक्सचेंज रेट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाता है तो फिर वहां पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है हमारा, वो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व होकर के हमारी कंट्री की करेंसी को क्या करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज करेंसी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसा मैंने बोला दोनों ऑप्शन रखा है सर। पहला एक पॉइंट उसने बोला कि क्या कंट्री का गवर्नमेंट डिवेल्युएट कर रहा है सर, और दूसरा सर फॉरेन मार्केट डिसाइड करेगा, मतलब मार्केट डिटरमाइन करेगा कि दो कंट्री के करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट क्या होगी। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा? दोनों चीजें हमको समझ में आ गई, दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। डिवेल्युएशन मतलब क्या है सर, फिक्स्ड के बेसिस पे आ रहा है सर, और मार्केट डिटर्मिनेशन जो है सर फ्लेक्सिबल के बेसिस पे आ रहा है। और हमारे कंट्री दोनों का कंबाइन एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। किस बेसिस पे सर? कि पहले तो मार्केट डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज रेट हमारा क्या होगा, और अगर एक्सचेंज रेट मार्केट की वजह से कुछ ज्यादा ही वेरी कर जाता है और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का चेंज हो जाता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा थ्रू व्हाट? थ्रू सर आरबीआई, और वहां पर क्या करेगा सर, उसको अपने हिसाब से चेंज करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटा सा था सर फॉरेन सेक्टर दिखाते, छोटा सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं सर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। देखिए ये सब चीजें तो आजादी से पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बदलाव हुआ, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव हुआ, फॉरेन ट्रेड में क्या बदलाव हुआ, सब यही तो पढ़ते आ रहे हैं सर। उसके बाद आजादी के बाद जब हमारे आए तो सर आजादी के बाद भी दो सिचुएशन है सर, 1950 से 1990, ये भी हमने पढ़ा था। अब 1991 के बाद जब क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो उस बेसिस पे भी क्या क्या बदलाव हुआ है वही तो पढ़ रहे हैं हम। कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे बेटा, वही सिक्वेंस में पढ़ रहे हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, बस यही चीज का हमारा मेन डिस्कशन हो रहा है। तो ये भी डिस्कशन कर लेते हैं सर, आखिर क्या क्या नई पॉलिसी में चेंजेस आई रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सर पॉलिसी में क्या बदलाव आया वो बता दिया जाता है सर। सबसे पहला क्या सर, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर ये तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वहीं पर ही डिस्कशन कर लिए थे। क्या पढ़े थे सर? हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कुछ इस प्रकार से एनहांस करेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर पाए, सरवाइव कर पाए या बिक पाए। तो ये बहुत जरूरी था कि हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है
उसकी क्वालिटी को एनहांसमेंट किया जाए ताकि इंटरनेशनली वो प्रोडक्ट को आराम से बेच करके हम फॉरेन करेंसी अर्न कर पाए। दूसरी बात क्या था सर, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, मतलब बाहर वालों को हमने आजादी दी कि भैया तुम अपना पैसा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमने आजादी दे दी उनको। और साथ ही साथ सर फॉरेन कंट्री से अगर कोई बंदा आएगा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा भी बहुत सारा लेकर के आएगा और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी हमारे कंट्री में आएगी, जिससे हमारे कंट्री का बेनिफिट होगा। और हमारे कंट्री में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो हमारे कंट्री के ही लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। So that's why it was very important that कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने की जरूरत थी, जिसके लिए हमने क्या किया सर, जितने भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव किया। जैसे कि आप जानते हैं सर हाई टैरिफ्स एंड कोटाज होते थे, यानी ये रेस्ट्रिक्शंस थे, इनको हमको क्या करना पड़ा सर, हटाना पड़ा। इनको हमको हटाना पड़ा ताकि सर हमारे कंट्री की जो प्रोडक्ट है सर उसके प्राइस जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा सर क्या है सर, टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडेप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सर वही बात है, अगर फॉरेन से कोई बंदा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आएगा तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने साथ दिमाग, स्किल और टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत कमी थी टेक्नोलॉजी की। और अगर फॉरेन कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में रेगुलरली आएगा सर हमारे कंट्री का जो है डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। समझ में आ गया सर, ये था मेरा मेन रिफॉर्म जो कि हमारा किसके लिए था सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए था। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है सर कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, ये तो हमारा मकसद था। अब चेंजेस क्या किए गए वो भी देख लेते हैं सर। फॉरेन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए, देखो जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं बेटा वही है। पहला पॉइंट बोलता है सर रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं। हम एग्रीकल्चर मतलब जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, अच्छा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को हम लोग अपनी भाषा में क्या पढ़े थे सर, सर ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को अपनी भाषा में क्या पढ़े थे सर, कोटा बोलते थे इसको, कोटा। मतलब एक पर्टिकुलर चीज में फिक्स कर दिए, रिजर्वेशन कर दिए, इससे ज्यादा का आप ना इंपोर्ट कर सकते हो ना सामान ला सकते हो। तो इस क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। नहीं भैया कोई कितना भी चाहे तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला मैं। और खास कर बेटा अगर आप कोई ऐसी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो जो कि कंज्यूमर गुड्स हो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो तो उस चीज के लिए तो बेटा पूरी तरीके से 2001 अप्रैल में आपके रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। मतलब उसके लिए तो थोड़ा भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और कंज्यूमर गुड्स इसके लिए और थोड़ा सा भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा गया, मतलब सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा सर क्या किया गया, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। सर ड्यूटी का मतलब क्या होता है सर, ये ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है। अगर आप सामान बाहर से खरीदते हो तो उसके लिए हमको देना पड़ता है सर इंपोर्ट ड्यूटी। ध्यान से सुनना क्या बोला मैं, इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब टैक्स। और अगर सामान बाहर बेचते हो तो उसको अपन बोलते हैं सर एक्सपोर्ट ड्यूटी। बेचने के लिए सरकार को जो टैक्स देना पड़ता है सर उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब लॉजिकल बात ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं टैक्स दूंगा और बाहर वालों को बेचूंगा, मतलब मैं अपने कंट्री में सामान बाहर कंट्री को लेकर के जा रहा हूँ, अपने देश का नाम बाहर लेकर के जा रहा हूँ और उसके लिए हमारे देश में ही खुद टैक्स भरूंगा तो सर ये तो बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए सर एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया गया सर, सर एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आप अपने कंट्री से सामान दूसरे कंट्री को बेच रहे हो तो आपको हमारे कंट्री में इसके रिगार्डिंग और कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंपोर्ट के केस में कुछ हद तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी सर्टन केस में, ये सब में नहीं है, सर्टन केसेस में बहुत ही ज्यादा टैक्सेस है, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन टैक्सेशन आपको देना पड़ता है। इंपोर्ट ड्यूटी के केस में आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज जो एक्सपोर्ट के केस में कंप्लीटली हमको क्या कर दिया गया है सर, हटा दिया गया, ताकि हम लोग ज्यादा एनकरेज कर पाए लोगों को कि सामान आप एक्सपोर्ट कीजिए, बाहर वालों को बेचिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर, वही पॉइंट जो मैं ऑलरेडी नीचे बताया, देखो रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी। वही बात मैं बोला सर, इंपोर्ट ड्यूटी को उठाया नहीं गया है, इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी है, लेकिन सर उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दी गई है सर, थोड़ा कम कर दिया। जो पहले हैवी टैक्स था अब उसको क्या कर दिया गया सर,
नॉर्मल टैक्स कर दिया गया। पहले क्या था सर, हैवी टैक्स था। तो जो पहले हैवी ड्यूटी देना पड़ता था सर, अब वो हैवी ड्यूटी को हमने क्या कर दिया सर, अभी नॉर्मलाइज कर दिया गया या रिड्यूस कर दिया। बंद नहीं किया बेटा, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी आज भी है, हमने अभी तक बंद नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। अभी तक हमने उसको बंद नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? लेकिन थोड़ा कम कर दिया, एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से हटा दिया है और जो इंपोर्ट है बेटा उसको थोड़ा बस खाली कम कर दिया है। ठीक है? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट। वेट बेटा, जस्ट आई थिंक एक मिनट वेट करना बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन जो है कम हो गया। Is my screen visible now, beta? Is my screen is visible now? Yes, sir. Okay. So as I was telling you, जो हमारा हैवी ड्यूटी था सर, वो हैवी ड्यूटी को अभी हम लोग ने क्या कर दिया सर, हैवी ड्यूटी को हमने क्या कर दिया सर, अभी सर रिड्यूस कर दिया। लो ये हो गया सर रिफॉर्म, माने बदलाव। और दूसरी बात सर, हम लोग ने क्या किया है सर, रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। यानी देखो, अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीदते हो या फॉरेन कंट्री को कोई सामान बेचते हो तो सर इसके लिए ना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको लाइसेंसिंग बोला जाता है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस बोलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस बोलते हैं उसको। तो खासकर बेटा इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए ना पहले बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था, मतलब बाहर कंट्री से तो हम ऐसे भी सामान नहीं खरीदने को बोल रहे थे ना, अब बाहर वाले सामान मत खरीदो बोलते थे। तो उसके लिए हम लोग ने क्या बना रखा था सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बना रखी थी। याद है ना आपको सर, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बना रखी थी। हम ये बोलते थे कि नहीं सर, बाहर वाले से सामान नहीं खरीदना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नाम की पॉलिसी को हमने बना रखा था। बार बार आज चेंज बंद हो जा रहा, पता नहीं। एनीवे वैसे भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, थोड़ा सा डिस्कशन था। ओके, तो मैंने क्या बोला सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नाम की जो पॉलिसी हमने बना रखी थी सर, इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि सर हमने इंपोर्ट करने के लिए सरकार से जो लाइसेंस लेना पड़ता था उसमें बहुत ही ज्यादा हमने रेस्ट्रिक्शंस बना रखी थी, इतना आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता था। लेकिन जब 1991 के बाद सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई और उसमें लिबरलाइजेशन कर दिया गया, तो अब इंपोर्ट करने के लिए सरकार के तरफ से आसानी से आपको क्या मिल जा रहा है सर, इंपोर्ट लाइसेंस मिल जा रहा है। और खासकर अगर आप कोई ऐसी चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं सर जो कंट्री की एसेंशियल कमोडिटीज में गिनी जा रही है, तो याद रखिए सर उस चीज के लिए तो फिर बहुत ही आसानी से, मतलब विद इन 1 डे भी कभी कभी लाइसेंस मिल जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कंट्री में चीजों को रिलैक्स कर दिया गया, चीजों को आसान बना दी गई, ताकि जो ट्रेडिंग है वो आसानी से हो पाए। इज इट क्लियर और नॉट? इतना मेरी बात समझ में आई या नहीं? और इसी के साथ बेटा आपकी जो लिबरलाइजेशन की जो डिफरेंट सेक्टर में हम लोग पढ़ा डिस्कशन, वो आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? हमने कुल मिलाकर के सर लिबरलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा सर, एक बार मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर ये रहा, हमने स्टार्टिंग की थी सर लिबरलाइजेशन से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे पहला पॉलिसी सर लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में सर हमने कुल मिलाकर के 5 सेक्टर्स के हेड में डिस्कशन किया कि सर कहाँ क्या क्या बदलाव हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, अपने आप में सब एक एक क्वेश्चन है। इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए,
सर इसमें तो हम लोग बस हल्का हल्का याद कर लेते हैं सर, इंडस्ट्री के रोल जो गवर्नमेंट के पास में जा रहा था उसको कम कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। इसके साथ साथ सर प्राइवेट सेक्टर को बहुत सी जगहों पर मौका दिया गया अपने तौर पर काम करने के लिए। इसके अलावा सर फाइनेंशियल सेक्टर में आज हमने क्या पढ़ा सर? सर फाइनेंशियल सेक्टर में आज हमने पढ़ा कि सर बैंकों की रोल को जो थी इंपॉर्टेंट कर दी गई, प्राइवेट बैंक की ओरिजिन की गई, आरबीआई की रोल को थोड़ा सा कम करके फैसिलिटेटर बना दिया गया। इसके अलावा नए टैक्स के रिफॉर्म्स में भी पड़े सर, टैक्स भरना आसान कर दिया गया था, टैक्सेशन सिस्टम को नॉर्मलाइज कर दिया गया। फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म में हम लोग ने क्या पढ़ा सर कि जो हमारी फॉरेन कंट्री की करेंसी के साथ अपनी कंट्री का जो एक्सचेंज होता है उस एक्सचेंज रेट को हमने क्या कर दिया सर, मैनेज द फ्लोटिंग रेट कंसेप्ट में ले आया। और मैनेज फ्लोटिंग रेट किसको बोलते हैं सर? जहां पर की जो मार्केट है वो भी डिसाइड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी डिसाइड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा। इट्स हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो कि इंडिया अडॉप्ट कर रखा है। एंड फाइनली सर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि सर हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए हमने एक्सपोर्ट की ड्यूटी को पूरी तरीके से हटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। लाइसेंस अगर आप इंपोर्ट के लिए लेना चाहते हो तो वो भी काफी हद तक आपके लिए क्या कर दी गई है, आसान बना दी गई है। इज इट क्लियर बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमने पढ़ी सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप ये चीजें अब आपको समझ में आ गई।